बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, सुनीता। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज हम जिस बात पर बात करने आए हैं वो बात ही कुछ ऐसी है जिस पे बात होनी तो बनती है। आज हम बात करने आए हैं मोहम्मद रफ़ी साहब पर। हाँ, वही रफ़ी साहब जो करोड़ों लोगों के दिल की धड़कन है। हाँ, वही रफ़ी साहब जो ज़माने से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। हाँ, वही रफ़ी साहब जिन्होंने, आप कह सकते हैं कि इंडियन पेनिनसुला और पूरी दुनिया में जहाँ भी इंडियन जो लोकल लैंग्वेजेस हैं और हिंदी और उर्दू जानने वाले लोग हैं, उनके दिल के बेताज बादशाह हैं मोहम्मद रफ़ी, जिनके बारे में कभी मन्ना डे ये कहते हैं कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छे सिंगर थे, जिनके बारे में कभी मोहम्मद किशोर दा ने कहा कि वो हम तो एक से दो तरीके के गाने गा सकते थे, रफ़ी साहब वर्सेटाइल है, जिनके बारे में कभी मुकेश जी ने कहा कि मोहम्मद रफ़ी का कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने जिन हीरो के लिए गाना गाया उस हीरो की आवाज़ लगी, उन्होंने जिस म्यूजिशियन के साथ काम किया लगा कि जैसे कंपोज मोहम्मद रफ़ी ने किया है, और यहाँ तक कि जो गाने उन्होंने गाए उसको सुनकर ये लगा कि ये मोहम्मद रफ़ी ने लिखा है। तो हम आज बात करने वाले हैं उसी मोहम्मद रफ़ी की, जो 24 दिसंबर 1924 को कोटला सुल्तान सिंह, जो अमृतसर डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में पड़ता है, वहां पैदा हुए थे। और जब हम जानेंगे कि 1935 में जब उनके फादर लाहौर चले गए, जिस वक्त हिंदुस्तान था और पाकिस्तान के दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं था, वो लाहौर चले गए थे। और लाहौर में उन्होंने फिर, उनके जो फादर थे, उन्होंने बाल काटने का यानी सलून जो है वो उन्होंने ओपन कर लिया था। लेकिन फिर वो लोग हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान से मतलब उस वक्त का जो हिंदुस्तान है, और मोहम्मद रफ़ी ने पहली बार केल सैगल जहां पर गाने वाले थे वो वहां पहुंच नहीं पाए, और मोहम्मद रफ़ी की उम्र सिर्फ 13 साल थी। और मोहम्मद रफ़ी की जब आवाज़ महान केल सहगल ने सुनी तो उन्होंने कहा कि ये लड़का एक दिन बहुत बड़ा गायक बनेगा। और चूंकि ये कहने वाले केल सहगल थे तो ये भी समझ लेना चाहिए कि ये बात लगभग लाइसेंस थी इस बात की कि इंसान एक दिन जाकर म्यूजिक और मौसीकी की दुनिया में हंगामा बर्पा कर देगा, और उसने कर दिया। उसके बाद मोहम्मद रफ़ी की यहाँ से यात्रा शुरू होती है। फिर मोहम्मद रफ़ी एक श्याम सुंदर, उस जमाने के बहुत ही मशहूर मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर थे। उनके अंडर में उन्होंने गाना गाया जो फिल्म गुल बलोच का था, जो पंजाबी फिल्म थी। उसके बाद वो वहां से चले। उस आवाज को सुनकर उनको ऑल इंडिया रेडियो ने भी बुलाया अपने यहाँ। मोहम्मद रफ़ी वहां आए। फिर उन्होंने 1944 में ही एक गाना गाया हिंदुस्तान में, यानी कि आप हिंदी जबान जिसको उर्दू कह सकते हैं या हिंदुस्तानी जबान कह सकते हैं, उन्होंने 1944 में गाया। और वो गाना जो है वो शानदार गाना था, वो जीएम दुर्रानी के साथ था। जीएम दुर्रानी जो ज़माने के महान सिंगर माने जाते थे, उनके साथ उन्होंने गाया। और उसके बाद उनका एक करियर शुरू हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने जो गाँव की गोरी गाने के बाद एक मोहम्मद रफ़ी को वो स्टारडम तो नहीं मिला था या वो फेम भी नहीं, लेकिन कम से कम जो म्यूजिक को समझने वाले लोग थे वो ये समझ गए थे कि मोहम्मद रफ़ी एक बड़ा सिंगर हो सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, मोहम्मद रफ़ी एक दो फिल्मों में भी नजर आए, जैसे जुगनू में वो दिलीप कुमार के साथ नजर आए हैं। अगर आप गौर से जुगनू फिल्म को देखें तो उसमें जो दिलीप कुमार के दोस्त हैं उसमें से एक मोहम्मद रफ़ी है। ये वो मोहम्मद रफ़ी है जिसने आगे जाकर वो झंडा गाड़ा कि जो हिंदी सिनेमा में दिलीप कुमार एज एन एक्टर हैं, वही एज ए सिंगर, वही कैलिबर विनोद मेहरा के लैंग्वेज में जो बहुत जाने माने एक्टर थे अपने जमाने के, विनोद मेहरा साहब, उन्होंने कहा था कि जो कैलिबर दिलीप कुमार का एज एन एक्टर है वही कैलिबर मोहम्मद रफ़ी का एज ए सिंगर है। तो हम देख सकते हैं यही स्थितियों को। उसके बाद मैं आपको बताऊं, फिर रफ़ी साहब की जो मकबूलियत थी वो पूरे हिंदुस्तान में फैल गई। हिंदुस्तान का मतलब कॉन्टिनेंट है, सब कॉन्टिनेंट, जहां वो फैल गई। और मोहम्मद रफ़ी जाने माने सिंगर हो गए, बड़े बड़े सिंगर्स उनके साथ गाने लगे। उन्होंने एक से एक खूबसूरत गाने गाए, एक से एक गजलें गाई, एक से कव्वालियां गाई, मतलब एक भी जनर उन्होंने नहीं छोड़ा म्यूजिक का। उन्होंने सारे गाने गाए। अगर उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ गाया और उन्होंने एस.डी. बर्मन के साथ गाकर मतलब हंगामा मचा दिया, जहां पहले पहले ये दिल लड़खड़ाया, तो उन्होंने उसी वक्त आर.डी. बर्मन के साथ भी गाया, बदन पे सितारे लपेटे हुए ए जाने तमन्ना किधर जा रही हो। उसी वक्त हम देखते हैं मोहम्मद रफ़ी साहब जो जब दिलीप साहब के लिए गाना गाते हैं, वो कोई सागर दिल को बहलाता नहीं, तो आपको लगेगा कि लगता है दिलीप कुमार गा रहा है। और जब वही
राजेंद्र कुमार के लिए गाते हैं, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, तो आपको लगेगा राजेंद्र कुमार गा रहा है। ये खासियत जिसे पूरी दुनिया ने रिकॉग्नाइज किया, जितने एक्टर्स थे उस जमाने के, जिसमें आप विश्वजीत को ले सकते हैं, जया मुखर्जी को ले सकते हैं उस जमाने के, और जो ऐसे कई एक्टर्स थे जिनका वो आप कह सकते हैं कि मोहम्मद रफ़ी के जो सॉन्ग्स हैं, मोहम्मद रफ़ी का जो गाना है और मोहम्मद रफ़ी की जो गायकी है, उनका बहुत बड़ा रोल है उनके नाम को अमर बनाने में। और एक नाम मैं आपके सामने ऐसा लेने वाला हूं जिनको रफ़ी साहब की आवाज को, जिनकी अपनी आवाज कही जाती थी, वो थे शम्मी कपूर साहब। शम्मी कपूर साहब ने रफ़ी साहब के इंतकाल पर, मतलब कि जब उनकी 1980 में उनकी डेथ हुई और जब उन्होंने पहली बार सुना तो उनको जैसे लगा कि उनके गले से आवाज निकल गई है। उन्होंने खुद अपने एक काइंड ऑफ इंटरव्यू में कहा था कि जब मुझे खबर आई कि आपकी आवाज खत्म हो गई तो मैंने पूछा कि नहीं मेरा गला तो ठीक है, तो सामने वाले ने बताया कि रफ़ी साहब का इंतकाल हो गया है। शम्मी कपूर ने कहा ये मेरे लिए ऐसा झटका था कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसी तरह उनको सारे एक्टर्स, सारी एक्ट्रेसेस उनको याद करते हैं, और एक आज तक मैंने किसी को भी ये बोलते नहीं सुना मोहम्मद रफ़ी के बारे में कि मोहम्मद रफ़ी ने किसी को छोटा म्यूजिक डायरेक्टर समझकर रिजेक्ट किया हो, मोहम्मद रफ़ी ने किसी से ज्यादा फीस मांगी हो, मोहम्मद रफ़ी ने पैसे की वजह से कभी किसी पर केस किया हो, ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि जब किशोर दा ने एक बार एक राज खोला कि जब ऑल इंडिया रेडियो में कुछ सरकार से कुछ अनबन होने की वजह से किशोर दा के गाने को ब्रॉडकास्ट करना और रिले करना बंद कर दिया गया था, ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों पर ही, तो मोहम्मद रफ़ी साहब थे जिन्होंने जाकर किशोर दा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। और रफ़ी साहब ने किशोर दा से वादा लिया था कि तुम कभी इस बात को कहना मत, लेकिन उनके इंतकाल के बाद किशोर दा ने इस बात को कही है। सारे एक्टर अगर आप देखें तो उन स्टार डस्ट ने उन्हें मिलेनिया का सबसे बड़ा सिंगर करार दिया है। यह मोहम्मद रफ़ी की खासियत थी। मोहम्मद रफ़ी ने कई ऐसे गाने गाए जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप उसको आज भी सुन लें, आज की जनरेशन जब उसको सुनती है, जब उसको बूढ़े सुनते हैं, जब उसको औरतें सुनती हैं, जब इसको लड़कियां स्कूल गोइंग गर्ल्स सुनती हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल्स सुनती हैं, और बिहार के किसी गांव में खेत में काम कर रही औरत सुनती है, या कोई मधुबनी पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग बनाती कोई औरत सुनती है, उसके भी दिल से वो आह निकलती है। मोहम्मद रफ़ी ने जिस गाने को छू लिया, उस गाने ने ऐसी फिजा बदली, ऐसे हालात आए उस गाने की वजह से कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उन्होंने सबके लिए, जितने भी सुपरस्टार्स हैं सबके लिए गाने गाए। उन्होंने दिलीप साहब के लिए गाने गाए, उन्होंने देव साहब के लिए गाने गाए, उन्होंने गुरुदत्त जी के लिए गाने गाए, उन्होंने राज कपूर जी के लिए भी गाने गाए। कम गाए हैं उनके लिए, मुकेश जी ने ही ज्यादा गाने गाए, लेकिन उन्होंने राज जी के लिए भी गाने गाए। हद तो यह कि उन्होंने किशोर कुमार जी के लिए भी गाने गाए हैं। आपको मैं बताऊं, उन्होंने धर्मेंद्र जी के लिए गाने गाए, उन्होंने राजेंद्र कुमार के लिए गाने गाए, उन्होंने कौन से ऐसे एक्टर हैं जिसके लिए उन्होंने गाने नहीं गाए? आप बताइए। ऋषि कपूर जी के लिए उन्होंने सुपर हिट सॉन्ग्स दिए, रणधीर कपूर जी के लिए उन्होंने गाने गाए, मनोज कुमार जी के लिए उन्होंने गाने गाए। मतलब आप किसी के लिए उनके गाए गाने को नहीं भूल सकते हैं। लैला मजनू को आप सुनिए, आपको देखकर ऐसा लगेगा कि मतलब एक मजनू है, एक पागल है जो रेगिस्तान में इधर उधर मारा फिर रहा है, और उसको बस वही आवाज साहिर के उन शब्दों को और ऋषि कपूर के उस एक्सप्रेशन को जाहिर कर सकती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रफ़ी थे। नौशाद साहब के साथ मोहम्मद रफ़ी की बहुत ही जानी मानी जोड़ी थी। SD बर्मन के साथ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ, जिनके साथ उन्होंने दोस्ती जैसी और ऐसी कई फिल्में की हैं। दोस्ती के बारे में एक बात बताते हुए खुद लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत जी कहते हैं, और प्यारेलाल जी बताते हैं कि जब ये गाना हम लोग बनाने वाले थे तो मुझसे ये कहा गया कि आप छोटे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, मोहम्मद रफ़ी आपके लिए गाने नहीं गाएंगे, मोहम्मद रफ़ी इज अ ब्रांड, और वो नहीं गाएंगे। इन्होंने जाकर रिक्वेस्ट किया और ये भी कहा कि पैसे भी नहीं हैं रफ़ी साहब, आप जितने लेते हैं, आपकी जो चार्जेस हैं। रफ़ी साहब ने 1 रुपया लेकर उनके लिए वो सुपर हिट गाने गाए थे, जिनको सुनकर आज आप दोस्ती का मतलब समझते हैं, जिनको सुनकर आप समझते हैं कि क्या से क्या हो गया। जब आप किसी भी एक्टर को उठा लीजिए, मैंने क्या से क्या हो गया, इससे गाना शुरू होता है, क्या से क्या हो गया, बेवफा तेरे प्यार में, गाइड फिल्म में देवानंद जी के लिए SD बर्मन की म्यूजिक डायरेक्शन में रफ़ी साहब ने जो गाने, ऐसे कई गाने हैं जो बस आप सुन सकते हैं, जो मैं और आप बस सुन सकते हैं, बस उसको फील कर सकते हैं, बाकी उसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। कई सिंगर्स हैं जो कोशिश करते हैं रफ़ी साहब की तरह गाने। सोनू निगम जी ने तो ये तक कहा है कि रफ़ी साहब मेरे रूहानी पिता हैं। उनके बायोलॉजिकल पिता हैं, वो तो उनके फादर हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि रफ़ी साहब मेरे रूहानी पिता हैं। आपको मैं बताऊं, रफ़ी साहब के बारे में मशहूर है कि उनके 3 जो थे वो गुरु थे, उस्ताद थे। एक तो हैं, मैं आपको बता दूं, उनका उस्ताद अब्दुल हमीद खान, पंडित जीवनलाल मट्टू, और तीसरे थे फिरोज निजामी। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जरूर थे, लेकिन रफ़ी साहब को कोई ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि मोहम्मद रफ़ी ने कहीं से म्यूजिक की बहुत तालीम ली थी गहरी। वो मोहम्मद रफ़ी इनबिल्ट था। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो ईश्वर, कैलाश खेर ने कहा कि वो फरिश्ता थे,
कई ने कहा कि वो अल्लाह का आदमी था, कई ने कहा वो भगवान ईश्वर का एक रूप थे, उनकी वाणी थे। हाँ, तो तब हो गई जब मनमोहन देसाई ने उनके बारे में कहा कि दुनिया ने जो अच्छे काम किए थे, मोहम्मद रफी उसकी कीमत थे ईश्वर की तरफ से दुनिया को, वो तोहफा थे, वो गिफ्ट थे, वो इनाम थे। ये बातें हैं, आप उठाकर देख लीजिए। अमिताभ बच्चन हो, राजेश खन्ना हो, मनोज कुमार, जिसके लिए भी रफी साहब ने गाने गाए वो अमर हो गए। किरण कुमार हो, कॉमेडियंस के लिए जब मोहम्मद रफी ने गाने गाए तो लगा वही गा रहे हैं। आप सुन लीजिए जाकर जॉनी वॉकर को और महमूद को, आपको लगेगा कि यही गा रहे हैं वो गाने। प्रेम चोपड़ा के लिए उन्होंने गाने गाए। तो ये अपने आप में उनकी वर्सटैलिटी को के बारे में बयान करता है। आप रफी साहब को सुन, वो बहुत जल्दी चले गए हमारे बीच से, लेकिन जो एक मेरी ख्वाहिश है, पहल भारत की टीम की ख्वाहिश है कि हम कम से कम अपना मैसेजेस गवर्नमेंट तक पहुंचा दें, जो आज तक नहीं हुआ वो अब होना चाहिए। रफी साहब को इंतकाल किए हुए लगभग 40 बरस हो गया। उस महान गायक को भारत रत्न मिलना चाहिए। ही डिजर्व्स। उन्होंने तो कभी किसी अवार्ड के लिए, पैसे के लिए, दौलत के लिए कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन अब हमें लगता है जो उनके श्रोता हैं, जो उनके इस एहसान के तले दबे हुए हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री उनके एहसान के तले दबी हुई है, उनको सरकार से गुजारिश करनी चाहिए कि आप मोहम्मद रफी को, मेरी गुजारिश है कि कम से कम भारत रत्न तो दे ही दें। वो भारत रत्न तो थे ही। ओके दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए, हम भी आपके साथ बने रहेंगे। नमस्कार।